नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डॉलर दो, डॉलर दो, डॉलर दो। तो अब विदेशों में रहने वाले एनआरआई से डॉलर मांगने का विचार किया जा रहा है। जिन एनआरआई को लगता था मोदी सरकार के दौर में भारत सोने की चिड़िया बन गया है, इसके बाद भी वे भारत नहीं आ रहे थे, लेकिन अब भारत की सरकार हो सकता है उनके पास डॉलर मांगने चली जाए। ब्लूमबर्ग में अनूप रॉय ने लिखा है कि रिजर्व बैंक के भीतर इस बात को लेकर विचार विमर्श चल रहा है कि दूसरे देशों में जाकर डॉलर मांगा जाए, एनआरआई के लिए डिपॉजिट स्कीम लाई जाए, उन्हें सॉवरेन डॉलर बॉन्ड बेचा जाए। रुपया इस रफ्तार से गिरता जा रहा है कि उसे बचाने के लिए रिजर्व बैंक को डॉलर बेचना पड़ रहा है और तब भी नहीं संभल रहा। एक साल में डॉलर के सामने रुपया 12% कमजोर हो चुका है। ब्लूमबर्ग के अनूप रॉय की रिपोर्ट बता रही है कि रिजर्व बैंक से जब रुपया नहीं संभला तो कई विकल्पों पर काम करने लगा। डॉलर मांगने के अलावा ब्याज दरों को बढ़ाना भी इसमें शामिल है। तो अब आप ब्याज का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। अब अगर ब्याज दरें बढ़ेंगी तो कर्ज लेना महंगा होगा। जो पहले से कर्ज ले चुके हैं उनकी ईएमआई महंगी हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस सब महंगा, और अब ब्याज दरें बढ़ते ही महंगाई फिर से एक और छलांग लगाएगी। स्कूल की फीस, ऑटो, टैक्सी का किराया सब कुछ महंगा। विदेशों में अगर कोई पढ़ता है उसकी फीस महंगी। और यह सब ईरान के कारण नहीं बल्कि मोदी सरकार की 13 साल की नाकामियों का नतीजा है। सुरजीत भल्ला खुद मानते हैं मोदी सरकार की तारीफ में लिखते रहे, लेकिन अब वे भी तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। भल्ला का यह कहना है कि बीजेपी चुनाव तो खूब जीत रही मगर अर्थव्यवस्था नीचे की तरफ जा रही है। इस पर शक भी नहीं करते कि बीजेपी चुनाव कैसे जीत रही है। कितने सारे आरोप लगे, वोट चोरी, वोटर लिस्ट से करोड़ों लोगों के नाम काटने के, 27 लाख लोगों के वोट के अधिकार छीन लेने के। स्क्रोल की रिपोर्ट पढ़िए। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के दौरान कथित रूप से कितनी धांधलियां हुई हैं। काउंटिंग सेंटर के वीडियो मांगे जा रहे हैं, चुनाव आयोग नहीं दे रहा। भल्ला भले शक नहीं करते हैं मगर उनकी यह बात बीजेपी की जीत पर सवाल तो उठा ही देती है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है फिर भी बीजेपी जीतते जा रही है। और यह कैसे हो रहा है, इसके बारे में सुरजीत भल्ला या उद्योग जगत के लोग सच बोलने का साहस अगले 10 साल तक नहीं जुटा पाएंगे। फिर भी सुरजीत भल्ला का इतना कह देना कि पिछले 12 साल में भारत की अर्थव्यवस्था का हाल खस्ता रहा है किसी बगावत से कम नहीं, कि कोई उस खेमे से सच का आईना आपको दिखाने लगा है। उन्होंने लिखा है कि पिछले 35 साल में भारत की जीडीपी का औसत 6% रहा है और इन 35 सालों में 13 साल मोदी सरकार के हैं। क्या सुरजीत भल्ला पहले इंसान हैं ऐसा कहने वाले? बिल्कुल नहीं। 2019 में अरविंद सुब्रमण्यम ने दावा किया कि 2011 से 17 के बीच 7% का जीडीपी अनुमान सटीक नहीं है, करीब 2.5% ज्यादा है। उनके अनुसार इन वर्षों में जीडीपी करीब 4.5% रही, ना कि 7%। 2017 में ही भारत के पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठा दिया था। 2023 में अशोक मोदी का यह लेख याद कीजिए, उन्हें कितना ट्रोल किया गया। इंडिया फेक ग्रोथ स्टोरी। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च के प्रोफेसर आर नागराज ने 2015 में ही जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठा दिया था। यही नहीं, प्रोफेसर अरुण कुमार, राजेश्वरी सेनगुप्ता, प्रमोद सिन्हा, रविंद्र ढोलकिया के नाम से आप गूगल सर्च कीजिए, पता चलेगा जो लोग कई साल से कहते आ रहे थे, सुरजीत भल्ला अब जाकर कह रहे हैं हां, भारत की अर्थव्यवस्था की कहानी झूठी है। बस उन्हें समझ नहीं आ रहा अर्थव्यवस्था का हाल इतना बुरा है फिर भी बीजेपी चुनाव जीतते जा रही है। क्या बागों में बहार है? बिल्कुल नहीं है। तो बागों में क्या है? बागों में सियार है जो केवल हुआ हुआ करता रहा। गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा हुआ साबित हुआ। जिस भारत को मेक इन इंडिया से टाइगर बनना था,
टाइगर बनकर भारत आया ही नहीं, लेकिन उसे टाइगर घोषित कर दिया गया, झूठ का खेल रचा गया। अब सुरजीत भल्ला भी नहीं कह रहे कि बागों में बहार है। भारत के 40% ग्रेजुएट युवा को नौकरी नहीं मिलती। जो बीए पास करता है उसमें से 60% को भी पहले साल पक्की नौकरी नहीं मिलती, और जो मिलती है उसकी सैलरी मामूली होती है। जाहिर है युवा खुद को कॉकरोच कहे जाने पर बगावत करेगा, लेकिन क्या वह समझ पा रहा है कि उसकी ये हालत कब हो गई और किसने की? तो जब भी असंतोष गहराता है, सरकार सोशल मीडिया पर हमला बढ़ा देती है, अकाउंट डिलीट करने लग जाती है। कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। इंस्टा पर इसके अकाउंट को 5 दिनों में बीजेपी के अकाउंट से 5 मिलियन ज्यादा फॉलोअर मिल चुके हैं। कब तक असंतोष को इस तरह से दबाकर वोट चोरी से सत्ता को काबू में रखा जाएगा? जनता भी इसी देश की है, उसकी हालत खराब हो रही है, इस पर बात तो करनी पड़ेगी। आपने एक लाइन बार बार सुनी होगी कि भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, मेजर इकोनॉमी में तेजी से बढ़ने वाला देश है। सुरजीत भल्ला कहते हैं आप मेजर इकोनॉमी से मेजर हटा दीजिए, फिर तस्वीर पलट जाती है। जिस देश की जीडीपी का औसत पिछले 35 साल में 6% रहा हो, वो कैसे बड़ी अर्थव्यवस्था में खुद को गिनता जा रहा है। 2014 के बाद से भारत 9वें नंबर पर है जीडीपी ग्रोथ के मामले में, 8वें नंबर पर है प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि के मामले में। तो ये नंबर है भारत का। डॉलर के हिसाब से प्रति व्यक्ति वृद्धि कितनी रही, इस मामले में भारत इथोपिया और बांग्लादेश से भी पीछे है, बहुत पीछे है। बांग्लादेश तो नंबर 1 है, 8.3% की दर से आगे बढ़ रहा है, और नंबर 2 पर है इथोपिया जो 7.2% की दर से आगे बढ़ रहा है, और भारत मात्र 4.7% की दर से बढ़ा है। इसीलिए दुनिया भर में डॉलर टर्म में 16वें नंबर पर है। सुरजीत भल्ला कहते हैं आप आंकड़ों को कैसे भी देखिए, भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं है। तब भी इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बार बार किया गया, मंत्रियों ने दोहराया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है। अब तो देख लीजिए भारत कहां है और आज के भारत में आप कहां हैं। आप किन चीजों पर बहस कर रहे थे और कर रहे हैं, जरा याद कीजिए। पाकिस्तान, गाय, मुसलमान, मदरसा, वंदे मातरम, बुलडोजर, मस्जिद के सामने डीजे डांस। भारत की हालत 28 फरवरी के बाद खराब नहीं हुई। अरुण कुमार, विवेक कौल से लेकर संतोष मेहरोत्रा, सुभाष चंद्र गर्ग की तरह सुरजीत भल्ला भी आपको आईना दिखा रहे हैं। उनकी बातों का यही मतलब है। देश के 13 साल पानी में बह गए। बीजेपी राजनीतिक रूप से मजबूत होती रही और देश आर्थिक रूप से खोखला। जनता को तब तो दिखाई होगा जब 80 करोड़ को फ्री में अनाज दिया गया। बिहार में 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को चुनाव के दौरान 10,000 रुपए दिए गए ताकि वोट खरीदा जा सके। संयुक्त राष्ट्र के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का अनुमान है कि 2026-27 के वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% की विकास दर से बढ़ सकती है, या पिछले वित्त वर्ष की 7.5% की अनुमानित विकास दर से 1% से भी ज्यादा कम है। पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती, इन्होंने लिखा है कि 2017 में जीएसटी को लेकर कहा गया यह भारत के जीडीपी को कम से कम 2% बढ़ा देगा। जीएसटी की घोषणा के बाद से भारत का औसत विकास दर 5.5% रहा है।
कोविड के साल को हटा दीजिए तो औसत 6.3% है। औनिंदियों का एक सवाल है, क्या जीएसटी के बिना भारत का विकास दर 3.5 से 4.3% के बीच रहा होगा? तो मोदी सरकार से रुपए का गिरना पिछले 2 साल से नहीं रुक रहा। मेलोडी की स्टोरी के बदले महंगाई की स्टोरी को गायब करने वाला गोदी मीडिया जल्दी ही कुछ नई कहानियां लेकर आ रहा होगा। अपील के बाद सरकार कौन सा नया पैंतरा चलने वाली है, जरा इस पर भी सोचिए। इस बीच जो नेता साइकिल चलाकर रील बनवा रहे थे कि डॉलर बचा रहे हैं, वो फिर से काफिले में चलने लगे हैं। अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी पर आप रवीश कुमार ऑफिशियल के सारे वीडियो निकाल कर देखिए। उसी में आपको कई विद्वानों के बयान मिल जाएंगे जो मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा को चैलेंज किए जा रहे थे और बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, इसे लेकर झूठ बोला जा रहा है। शेयर बाजार का झांसा दिया गया, वहां भी 2 साल से रिटर्न नेगेटिव में है और उसकी भी बात नहीं हो रही कि आम निवेशक किस तरह से बर्बाद हो गए। आर्थिक तूफान आ रहा है और ऐसा तूफान आ रहा है जो हिंदुस्तान ने पहले नहीं देखा है। और नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले कहते हैं तेल की कोई कमी नहीं, गैस की कोई कमी नहीं, पेट्रोल की कोई कमी नहीं, सब कुछ ठीक है। मैं 2 महीने से कह रहा हूं, पार्लियामेंट में कहा, भाषणों में कहा, 2 महीने से कहा कि देखिए आर्थिक तूफान आ रहा है, किसान को, मजदूर को, युवाओं को, माताएं बहनों को जबरदस्त चोट लगने जा रही है। बीजेपी वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो करना था पिछले 3 महीने में, जो आपकी प्रोटेक्शन करनी थी, जो दीवार, आर्थिक दीवार खड़ी करनी थी आपके लिए, वो उन्होंने नहीं की। उल्टा वो जाकर मेलोनी जी के साथ टॉफी खा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं जैसे मजाक चल रहा है। वापस आएंगे, आप देखना क्या होता है। वापस आएंगे, आर्थिक तूफान आएगा, गरीब लोगों को चोट लगेगी, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान तक पहुंच जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। उसके बाद नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भाइयों और बहनों मुझे फांसी पर चढ़वा दो। रोएंगे, कहेंगे मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो, कहेंगे। आप देखना। क्या मौजूदा संकट तेल संकट के कारण है? सरकार इससे ही जोड़ रही है, लेकिन रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव के लेख की बहुत चर्चा है। यह लेख हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है। सुब्बा राव कहते हैं कि रुपए के गिरने के कारणों को आप केवल तेल संकट से नहीं जोड़ सकते। कई साल से भारत का रुपया दबाव में था। सुब्बा राव ने क्रेडिबिलिटी ट्रैप की बात की है। अगर दुनिया यह देखेगी कि भारत का रिजर्व बैंक रुपए को गिरने से बचाने की कोशिश कर रहा है और बचा नहीं पा रहा, उससे संदेश जा सकता है कि हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब भारत के बस की बात नहीं। इससे घबराकर निवेशक और भागने लग जाएंगे। रुपए को गिरने से रोकने की लड़ाई में रिजर्व बैंक का हारना भारत के प्रति निवेशकों का आत्मविश्वास और कमजोर कर देगा। इसीलिए ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जो पैनिक की जगह विश्वास कायम करे और मार्केट की उम्मीदों को मैनेज करे। सच सच बताइएगा, देश की अर्थव्यवस्था का यह हाल देखा नहीं जा रहा है या सुना नहीं जा रहा है? सुब्बा राव का कहना है भारत एआई की रेस में पिछड़ गया। वही नहीं, कई और लोग कह चुके हैं। इस समय ग्लोबल मार्केट में पैसा उन्हीं बाजारों की तरफ जा रहा है जो टेक्नोलॉजी और एआई में लीडर है। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के इन मामलों में हाशिए का खिलाड़ी है। यह सुब्बा राव कह रहे हैं, मार्जिन का प्लेयर है। इस बात का भी रुपए पर असर पड़ा है। इस बीच कोविड के बाद से आम लोगों ने बैंकों से पैसे निकाले और शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में लगाना शुरू कर दिया। तभी से कुछ लोग चेतावनी दे रहे थे कि अर्थव्यवस्था में तरक्की तो दिख नहीं रही,
ये पैसा किस जानकारी के आधार पर लगा रहे हैं? कंपनियां तो निवेश नहीं कर रही, फिर शेयरों के दाम क्यों भाग रहे हैं? अब वो पोल भी खुल गई है। पोल तो कोविड के पहले खुल गई थी, लेकिन तब मोदी सरकार ने एक चालाकी की। दिसंबर 2023 में विकसित भारत 2047 लॉन्च कर दिया। वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज नाम का एक कॉन्सेप्ट आया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह अमृत काल चल रहा है और यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जब देश एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है। इस तरह की कालजयी घोषणाओं का इंतजार भारत कब से करता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में कालजयी घोषणाएं उपलब्ध करा देते हैं। उन्होंने इस भाषण में आग्रह किया कि विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण में योगदान करने के लिए अपनी सीमा से परे जाने का प्रयास करें। हमारे सामने 25 साल का अमृत काल है। हमें विकसित भारत के लक्ष्य के लिए 24 घंटे काम करना है। सबको पता है, विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल 8% की दर से जीडीपी बढ़नी होगी, मगर औसत 6% के आसपास है। पेपर चोरी, वोट चोरी के देश में आज का युवा करे तो क्या करे? 19 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अचानक ट्विटर पर आ जाती हैं। कई सारे सवाल कांग्रेस से पूछने लग जाती हैं। क्या 58 करोड़ जनधन खाते अदानी अंबानी के लिए? 57 करोड़ मुद्रा लोन खाते किसके लिए? पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम इंटर्नशिप योजना किसके लिए है? ई श्रम कार्ड, जी राम जी अधिनियम जो बिना किसी रिसाव के 125 दिनों का रोजगार प्रदान करता है। आयुष्मान भारत किसके लिए है? 9 करोड़ से अधिक पीएम किसान संवितरण किसके लिए है? लखपति दीदी, ड्रोन दीदी किसके लिए है? ईंधन पर एक्साइज शुल्क में कटौती किसके लिए है? पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना किसके लिए है? निर्मला सीतारमण जिस पीएम गरीब कल्याण योजना का श्रेय ले रही हैं, वो लॉन्च हुआ मोदी सरकार के 6ठे साल में। यानी 6ठे साल में मोदी सरकार को देश की भारी आर्थिक तबाही और गरीबी दिख गई थी। 2020 में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना लॉन्च होती है, आज भी चल रही है। यही अपने आप में प्रमाण है, आर्थिक तरक्की का लाभ 80 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचा। निर्मला सीतारमण के एक एक दावों पर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कितने चैनलों पर उनके दावों को लेकर आपने डिबेट देखी? मिडिल क्लास की कितनी तरक्की हुई और कितनी बर्बादी, इस पर तो बात भी अब नहीं होती। 12-13 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मोदी सरकार जनधन खाते के दम पर अपनी कामयाबी गिना रही है, क्योंकि उसे डर है कि संकट की हालत में जनता को दिख सकता है कि इस सरकार में बीजेपी के पास कई हजार करोड़ के चंदे कहां से आ गए, किन उद्योगपतियों ने दिए और बदले में उन उद्योगपतियों को सरकार ने क्या क्या दिया और उन्हें 5 किलो अनाज क्यों मिला। अब मैं आपको बताऊं, जो कल इन्होंने रात को 10 बजे ट्वीट किया, उसकी असलियत सुन लीजिए। बोले साहब जनधन योजना। अब जनधन योजना की असलियत हम रोज डिबेट में हमारे साथी बोलते हैं, प्रवक्ता साथी। 58 करोड़ जनधन खातों में 15 करोड़ से ऊपर तो निष्क्रिय पड़े हैं। लापता दीदी सुन लीजिए, 15 करोड़ खाते निष्क्रिय पड़े हैं, 26% से ऊपर। 62% खातों में 1000 रुपए से कम पैसा है। आउट ऑफ 58 करोड़ जनधन अकाउंट्स, 15 crores are inoperational. 62% accounts have just less than 1000 rupees in them. This is the reality of the so-called Jandhan Yojana. पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर जो टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के जरिए 43 लाख करोड़ हमसे और आपसे लिए हैं। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है। हमारी आपकी जेब से 43 लाख करोड़ पिछले 12 साल में पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स के माध्यम से लिया गया है। अब 4 रुपए फिर बढ़ाए।
भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इन सब कंपनीज ने कुछ ही घंटों में बाजार से 12,400 करोड़ रुपए कमा लिए। सब कमा रहे हैं, मुझे और आपको छोड़कर। ये है अमृतकाल। किसका अमृतकाल? आपके सामने है। अब और भी आंकड़े हैं जो मैं आपको अपनी प्रेस रिलीज में दूंगा, लेकिन जो बोझ हम सब पर बढ़ रहा है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। अब पवन खेड़ा ने जवाब दिया है तो कायदे से वित्त मंत्री को फिर से जवाब देना चाहिए, मगर शांति पसर गई। आपको पता भी नहीं होगा पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं की चर्चा इसे लेकर नहीं होती कि नतीजा क्या निकला, भारत को क्या मिला। कभी टॉफी, कभी डांस, कभी गले मिलने की चर्चा होती रहती है। We missed you. We missed you a lot. ट्रंप से उनके रिश्ते क्यों बिगड़ गए, किसी को पता नहीं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के निजी कारणों से भारत कीमत चुका रहा है? राहुल गांधी बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री ट्रंप के आगे निजी कारणों से मजबूर हैं, झुक गए हैं। आप देखना आने वाले समय में कुछ ही दिनों में अमेरिका में अदानी का केस कैंसिल होगा, कोर्ट से बाहर फेंक दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से सौदा किया है, हमारा डेटा बेचा। क्यों? सिर्फ अदानी के केस को कैंसिल कराने के लिए। आप देख लेना कुछ ही दिन में आपको दिख जाएगा कि अमेरिका ने अदानी पे केस डाला था, उस केस को डोनाल्ड ट्रंप रद्द करेगा। आप देख लेना, गारंटी देके कह रहा हूं मैं आपको। देश के युवा समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बचाने के लिए, ट्रंप से बचाने के लिए, अदानी के केस से बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल से बचाने के लिए हिंदुस्तान को बेच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना तो चाहिए कि ट्रंप से रिश्ते क्यों खराब हुए, क्यों वे ट्रंप की बातों की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार में आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट हैंस वॉन लूवन के लेख की चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया है कि ट्रंप ने मोदी के सपनों को रौंद दिया है। मगर ट्रंप के समर्थक तो मोदी और उनके ही समर्थक हैं, आज भी हैं। भारत जानना चाहता है कि उसकी इस तबाही में ट्रंप का कितना रोल है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब एक दूसरे को नाइस गाय, अच्छा आदमी और अपना प्यारा दोस्त बताते हैं, तब जनता क्या समझे। टेलीग्राफ के लेख में हैंस वॉन लूवन भी वही कह रहे हैं जो भारत के अर्थशास्त्री कई साल से कहते आ रहे हैं। गले मिलने और खिलखिलाने के वीडियो से भले आम जनता को लगता हो कि भारत की पूंछ बढ़ गई है जो पहले नहीं थी, मगर अब एक्सपर्ट को भी दिखने लगा है यह सब हवाबाजी एंड फोटोबाजी है। हैंस वॉन का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़े तो उन्हें अर्थव्यवस्था को ऐसा पावर हाउस बनाना होगा जो चीन को टक्कर दे सके। फिलहाल ऐसा होने के आसार बहुत दूर दिखाई देते हैं। मेड इन इंडिया जैसे प्रोग्राम के बावजूद पिछले एक दशक में मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है। ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट में भारत का हिस्सा चीन के 10वें हिस्से के बराबर है। डीप टेक में निवेश कम हुआ, मानव संसाधन में निवेश पर्याप्त नहीं। केंद्र और राज्यों में बीजेपी का दबदबा होने के बाद भी मोदी अर्थव्यवस्था को उस तरह से नहीं चला पा रहे जैसे चीन 2 कदम आगे जाते हैं, 1 कदम पीछे आना पड़ता है। चुनाव के बाद से उन्हें ऐसे कई फैसले लेने पड़े जो दिखा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था दबाव में है। 1 हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, सोने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगे, घाटे को कम रखने के लिए सरकार को निर्माण कार्यों में निवेश जैसे खर्चे को कम करना पड़ सकता है। तो चुनाव जीतना, कैसे भी चुनाव जीतना और सरकार चलाना दोनों 2 बातें होती हैं। सत्ता, संसाधन और संचार के सारे उपकरणों को काबू में कर लेने से कोई भी चुनाव जीत सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की सच्चाई उस रेत की तरह है जो बंद मुट्ठी से भी सरक जाती है। जैसे जैसे आम आदमी गरीबी की तरफ धकेला जाएगा, मिडिल क्लास पिसता चला जाएगा, गोदी मीडिया आपको विश्व गुरु की सुनहरी कहानियां सुनाने आ जाएगा। अगर आपको ऐसी कहानियां अच्छी लगती रही हैं तब आपको मोदी सरकार से शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भारत का रुपया क्यों कमजोर हुआ, उसकी हालत क्यों खराब हुई।
बल्कि मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब भी आप तकलीफ में आते हैं, सरकार आपका ध्यान तकलीफ से हटा देती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।